नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपने व्यवसाय अध्ययन जो आपके 12वीं वाणिज्य की पुस्तक है उसका अध्याय अभिप्रेरण है, इसको अपन पढ़ेंगे। इसकी आज शुरुआत करेंगे। इसकी परिभाषा अर्थ के बारे में आज जानेंगे। ये जो चैप्टर है आपके 4 नंबर का है, यानी कि आपकी परीक्षा में इससे कुल 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं अभिप्रेरणा से। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि अभिप्रेरणा क्या होती है, इसका क्या अर्थ होता है। तो जो अभिप्रेरणा शब्द है, जो आपका अभिप्रेरणा शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति आपके लेटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, MOTUM। यानी कि अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति है आपके लेटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गति प्रदान करना। क्या अर्थ होता है? गति प्रदान करना। यानी कि अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गति प्रदान करना। यानी कि अभिप्रेरणा क्या करती है? किसी कार्य को गति प्रदान करती है। किसी कार्य को गति प्रदान करती है। कौन? अभिप्रेरणा। किसी कार्य को क्या प्रदान करती है? गति प्रदान करती है। कौन? अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गति प्रदान करना। यानी अभिप्रेरणा किसी कार्य को गति प्रदान करती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अभिप्रेरणा किसी कार्य को गति प्रदान करती है। अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभिप्रेरणा कोई वस्तु नहीं है। एक बात ध्यान में विद्यार्थियों, आपके मन में आ रहा होगा कि अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा कोई वस्तु नहीं है, यानी कि कोई वस्तु नहीं है। ये कोई वस्तु नहीं है आपके, ये एकदृश्य। क्या है? एकदृश्य। ये एक एकदृश्य मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है। क्या है? एक एकदृश्य मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है। यानी इससे आपके क्या होता है? साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है आपके मस्तिष्क पर, जिससे कि आप कार्य की करने की गति क्या होती है? वो बढ़ती है। कार्य करने की गति में क्या होती है? वृद्धि होती है, रफ्तार आती है। अपन देखते हैं कि अभिप्रेरणा क्या होती है। देखो, आप सभी को पता है कि 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, और किसी भी संस्था में हो, चाहे व्यवसायिक संस्था हो, चाहे आपके शैक्षिक संस्था हो, या किसी धार्मिक संस्था हो, किसी भी प्रकार की संस्था हो, 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। एक आपके होते हैं मानव संसाधन, और एक आपके होते हैं भौतिक संसाधन। मानव संसाधन और भौतिक संसाधन। मानव संसाधन और भौतिक संसाधन, रिसोर्सेज। तो किसी भी संस्था होती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो मानव संसाधन का सर्वाधिक महत्व होता है। जो भौतिक संसाधन होते हैं वो आपके निर्जीव होते हैं, और मानवीय संसाधन सजीव होते हैं। मानवीय संसाधन में बात की जाए तो मानव आता है, जिसमें आपके पुरुष हो सकता है, महिला हो सकती है। ये सब मानवीय संसाधन हैं जो सजीव होते हैं। और भौतिक संसाधन में जो साधन क्या होते हैं? सजीव नहीं होते हैं, निर्जीव होते हैं। जैसे आपके पंखे, फर्नीचर, या कोई मशीनरी, जो भी साधन है, ये सब आपके भौतिक संसाधन कहलाते हैं। तो इन भौतिक संसाधनों का प्रयोग है कौन करता है? मानवीय संसाधन। यानी कि ये जो भौतिक संसाधन होते हैं, इनको उपयोग में, इनसे कार्य कौन कराता है? मानवीय संसाधन करवाता है। यानी कि भौतिक संसाधन को उपयोग में कौन लेता है? मानव लेता है। इनसे कार्य कौन करवाता है? मानव करवाता है। इसीलिए किसी भी संस्था में जो सर्वाधिक महत्व होता है वो मानव संसाधन का होता है। यानी कि भौतिक संसाधन तब तक किसी भी काम के नहीं है जब तक उस पर किसी प्रकार से मानव का हस्तक्षेप नहीं हो। यानी यदि किसी संसाधनों, भौतिक संसाधनों पर मानव का इंटरफेयर नहीं होता है, तब तक भौतिक संसाधन किसी काम के नहीं, अपने आप कुछ भी नहीं करेंगे। यानी कि भौतिक संसाधनों से काम करवाना
कौन करवा सकता है? मानव संसाधन ही भौतिक संसाधनों से काम करवाता है। तो प्रत्येक संस्था में जो मानव संसाधन होते हैं, अब देखो भौतिक संसाधन से काम करवाना क्या होता है? सरल होता है। भौतिक संसाधनों से काम करवाना क्या होता है? सरल होता है, आसान होता है। जो भौतिक संसाधन होते हैं आपके, जैसे कि बात की जाए पंखा, अगर आपने लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और आपने पंखे का बटन चालू कर दिया तो पंखा सीधी सी बात है निरंतर चलेगा। अगर खराब नहीं है, तैयार है, पूर्णतः कोई दिक्कत नहीं, तो पंखा चलेगा। इसी प्रकार कोई साधन है, आपके पास व्हीकल है, कार है, मोटरसाइकिल है, जिनको आप स्टार्ट करते हैं, तेल है, तो वो चलेंगे बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो आपसे रुकेंगे भी नहीं जब तक आप उनको चालू रखोगे। उन पर आपका पूरी तरह से क्या होगा? नियंत्रण होगा। जब आप बंद करोगे तो बंद हो जाएंगे, जब आप चालू करोगे तो चालू हो जाएंगे। और वो कभी भी ये भी नहीं कहेंगे भौतिक संसाधन की हम थक गए हैं, हमको आलस आ रहा है, आज हमारे काम करने की इच्छा नहीं है, हमसे काम इतना ही होगा, नहीं कहेंगे भौतिक संसाधन। लेकिन बात करते हैं मानव संसाधन, जिसका किसी भी संस्था में जो सर्वाधिक महत्व होता है मानव संसाधन का होता है। क्यों होता है? क्योंकि मानव संसाधन से काम कराना चुनौतीपूर्ण होता है, और मानव संसाधन काम कराना चुनौतीपूर्ण होता है, साथ में सबसे जटिल कार्य होता है। यानी कि व्यक्तियों से काम करवाना सबसे कठिन होता है, क्योंकि मानव है, सब मानव है, एक जैसे नहीं होते, उनका व्यवहार अलग होता है, स्वभाव अलग होता है। तो उनसे कार्य करवाना क्या होता है? कठिन कार्य होता है, जटिल होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। क्योंकि मशीन है, भौतिक संसाधन है, वो अपना काम करेंगे, लेकिन मानव संसाधन कभी कहेगा मुझे आलस आ रहा है, और मानव संसाधन स्वभाव से आलसी ही होता है। जो संसाधन होता है, मानव है, उस स्वभाव से क्या होता है? आलसी प्रवृत्ति का होता है। मानव संसाधन से काम कराना क्या होता है? कठिन होता है। इसलिए मानव संसाधन को ऐसा क्या किया जाए कि वो अपना पूरा मन लगा करके कार्य करें और अपना 100% किसी संस्था में अपना योगदान दें। इसीलिए अपन अभिप्रेरणा की जरूरत पड़ी कि मानव संसाधन को ऐसा कुछ प्रभावित किया जाए, उसके लक्ष्य निर्धारित की जाए, उसकी इच्छाओं, भावनाओं, संवेगों को प्रभावित किया जाए, ताकि वो कार्य करने के लिए क्या? आतुर हो। जैसे कि आपने कई बार सब सुना होगा उकसाना, कि इसने इसको उकसा के ये कार्य करवाया। उसी संदर्भ में अपन शब्द करते हैं, यूज करते हैं अभिप्रेरणा को। उकसाना थोड़ा हटके होता है, अभिप्रेरणा थोड़ा अलग होता है। अभिप्रेरणा सकारात्मक हो सकती है और अभिप्रेरणा नकारात्मक भी हो सकती है। ये अपने सिलेबस में नहीं है अभिप्रेरणा सकारात्मक नकारात्मक, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेंगे, लेकिन अपन जो सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गति प्रदान करना। अब देखो, वर्तमान समय में प्रत्येक संस्था का मुख्य उद्देश्य मानवीय संसाधनों का कुशलतम एवं श्रेष्ठ उपयोग करना है। यानी कि जो मानव है उनका सर्वाधिक उपयोग और श्रेष्ठ उपयोग किया जाए। यानी कि कहीं ऐसा न हो कि जहां 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं वहां 99 व्यक्ति तो कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन एक व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा, तो मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं है, क्योंकि उस एक व्यक्ति कार्य को अन्य 99 व्यक्तियों को काम करना पड़ रहा है। तो यानी सभी का श्रेष्ठ उपयोग हो। कई बार ऐसा होता है कि जो अधिक कौशल का व्यक्ति है, जिसका कौशल अधिक है, वे व्यक्ति उस कार्य में लगा हुआ है जहां अधिक कौशल की जरूरत नहीं है, और जिसके पास कौशल नहीं है वे व्यक्ति उस कार्य में लगा हुआ है जहां कौशल की जरूरत क्या है। यानी कि जहां अधिक कौशल की जरूरत है वहां कौशल नहीं वाला व्यक्ति लगा है, और जहां कौशल की जरूरत अधिक है वहां पर जिसके पास कौशल नहीं वो लगा है। यानी उल्टे लगे हुए हैं आपस में, तो भी संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग नहीं है। यानी कि अगर बात की जाए, जिसको कार चलानी नहीं आ रही है, ठीक है, और एक व्यक्ति जिसको कार चलानी आती है, आपने जिसको कार चलानी आती है उसको तो मशीनरी पे लगा रखा है, और जिसको कार चलानी नहीं आती है उसको कार चलाने पे लगा रखा है, तो आप संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मानवीय संसाधनों का, आगे देखो, मानवीय संसाधनों का बेहतर उपयोग एक चुनौतीपूर्ण एवं जटिल कार्य। सीधी सी बात है, मानव संसाधन से काम कराना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी संदर्भ में मैडम मेरी पार्कर फोलेट ने एक परिभाषा भी दी थी, मेरी पार्कर फोलेट ने, कि अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला ही क्या है? प्रबंध है। यानी कि अन्य व्यक्तियों से, लोगों से काम करवाने की कला, आर्ट क्या है? प्रबंध। यानी लोगों से काम करवाना अपने आप में कला होती है। तो मनुष्यों से काम करवाना, मानव से काम कराना एक चुनौतीपूर्ण जटिल कार्य है। क्यों? देखो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य करने या ना करने के प्रति चिंतन एवं दृष्टिकोण क्या होता है? अलग अलग होता है। मैंने आपको बताया कि मानव का स्वभाव, व्यवहार अलग अलग होता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों में केवल मनुष्य ही सजीव व गतिशील होता है।
ये क्या होता है, परिवर्तनशील होता है और सजीव होता है। इसका अपना अलग चिंतन होता है, सोच होता है, इसकी अलग इच्छाएं होती है, भावनाएं होती है। जैसा पंखा है, इसकी कोई इच्छा भावना नहीं, आपने बटन चालू कर दिया तो चलेगा, ये ना रुकेगा जब तक इलेक्ट्रिसिटी चलता रहेगा। ये भी नहीं कहेगा मुझे आलस आ गया, मैं आज थक गया हूँ, आज मैं नहीं चलूँगा, ये बिल्कुल नहीं कहेगा। लेकिन मनुष्य क्या होता है, गतिशील होता है। अगर पंखा आपने जहाँ रखा है 10 दिन बाद आके आप संभालोगे तो उसी जगह पर पंखे को तब तक नहीं लाओगे, उसी जगह पर आपको मिलेगा, भौतिक संसाधन है। लेकिन मानो को आप यहाँ खड़ा करके गए कि तुम 1 घंटा यहाँ रुको, मैं आ रहा हूँ, आप 1 घंटे बाद आओगे, तो मनुष्य कहाँ गया, अरे मैं तो आया नाश्ता करने गया था, क्योंकि मनुष्य सजीव है, गतिशील है। तो संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मनुष्य की कार्य करने की इच्छा को प्रभावित करने के लिए अभिप्रेरणा नितांत आवश्यक। अभी मैंने आपको बताया मनुष्य की इच्छाओं भावनाओं को प्रभावित करो, इस ढंग से प्रभावित करो, कार्य करने के लिए आतुर हो, तो इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत, अभिप्रेरणा की जरूरत पड़ती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता यानी कैपेसिटी एवं उसके द्वारा किए गए कार्य निष्पादन परफॉर्मेंस में जो अंतर होता है उसको क्या करता है, न्यूनतम मिनिमाइज करने का कार्य करती है। ये एक मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है जो व्यक्तियों को संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेरित करती है। यानी कि ये क्या करती है, आपके जो व्यक्ति हैं, कर्मचारी हैं, उनकी जो कैपेसिटी है और परफॉर्मेंस में जो अंतर है उसको क्या करने का प्रयास करती है, कम करने का प्रयास करती है, कम करती है, अंतर को मिनिमम करती है। जैसे कि कोई कर्मचारी है, वो एक दिन में 4 घंटा कार्य कर रहा है, कितने घंटा कार्य कर रहा है, और 4 घंटा कार्य करके वो मान लो कि 100 कोई यूनिट बना रहा है, 4 घंटा कार्य करके 100 यूनिट बना रहा है। लेकिन अगर उसकी अगर देखा जाए उसकी कैपेसिटी, अगर वो 4 घंटा अगर मन लगा के कार्य करे तो 200 यूनिट बना सकता है। कितने यूनिट बना सकता है, 200 यूनिट बना सकता है। लेकिन अभी वो 100 यूनिट बनाया कि आराम से अपन को काम करना है, अपन को टाइम पास करना है, उस ढंग से कार्य। लेकिन आपको मोटिवेशन दिया, अगर तुम 4 घंटे में इतनी यूनिट बनाओगे तो आपको ये बोनस दिया जाएगा, ये कमीशन दिया जाएगा, आपको आपकी प्रशंसा की जाएगी, आपको सम्मानित किया जाएगा, तो उससे वो व्यक्ति अभिप्रेरित होकर क्या कर रहा है, अब 4 घंटे में 200 यूनिट बना रहा है, या मान लो 150 यूनिट बना रहा है। तो देखो परफॉर्मेंस और कैपेसिटी है, ये जो है उनमें क्या करें, अंतर को मिनिमाइज किया जा रहा है। यानी कि 200 और 150, देखो पहले 200 यूनिट बनाने की कैपेसिटी है लेकिन ये 100 ही बना रहा है, तो 100 का डिफरेंस था। अब इसको आपने मोटिवेशन किया तो ये 200 और 150, देखो 150 बना रहा है यानी कि 50, यानी कि अंतर को क्या कर दिया, कम किया कि नहीं किया, बिल्कुल कर दिया। यानी कि कैपेसिटी और परफॉर्मेंस को क्या हो रहा है, अंतर को कम किया जा रहा है, उनको मिनिमाइज किया जाता है। जैसे कि अगर मान लो आपकी कैपेसिटी 2 रोटी खाने की, ठीक है, और आप बिना मन के खा रहे हैं, ऐसे ही साथ में मोबाइल चलाते हो या टीवी देखते हो, तो आप 1 रोटी खा रहे हैं, लेकिन आपको मोटिवेशन किया, बोलो 2 रोटी खानी चाहिए, आदमी जितनी कैपेसिटी उतनी खानी चाहिए। आप उससे क्या होगा, शरीर तंदुरुस्त होता है, मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, आदमी की जो कार्य कुशलता है, शरीर की जो कुशलता वो बढ़ती है। तो आपको मोटिवेशन मिला और भारी मोटिवेशन मिला, और अब आप 1.5 रोटी खा रहे हैं, तो देखो आपका यहाँ जो अंतर था कैपेसिटी और परफॉर्मेंस में 1 रोटी का था, अब ये आपके आधी रोटी का बचा है। और इस प्रकार आपको यदि पूरी तरीके से मोटिवेशन किया जाए तो आप 2 रोटी समाप्त कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 100% आप क्या करें, अपना योगदान दे पाएंगे। तो मोटिवेशन क्या होता है, किसी कार्य को करने में क्या करता है, गति प्रदान करता है। जैसे कई बार होते हैं मोटिवेशन, आप देखा होगा कि कोई किसी काम को नहीं कर रहा है तो उसे घर वाले करवा लेते हैं, वो सब मोटिवेशन के द्वारा करवा लेते हैं। जैसे कि मान लो विवाह शादी में छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, या संस्था के जो निदेशक होते हैं अपने कर्मचारियों से काम करवाते हैं मोटिवेशन के द्वारा, अभिप्रेरणा के द्वारा कि आप ये काम करो आपको ये मिलेगा, और किसी को शाबाशी के द्वारा, वाह शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो वो जोश में सारा काम करता रहता है। अब देखो अभिप्रेरणा का अर्थ है परिभाषाएं, कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी, अपन उन परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। देखो प्रबंध एक नया विषय है एवं अभिप्रेरणा प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभिप्रेरणा संबंधी नित्य नवीन विचारधाराओं की उत्पत्ति एवं इसके कार्य विस्तार को ध्यान में रखते हुए विचारकों ने इसे विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। लुथांस के शब्दों में आज प्रत्येक व्यक्ति जन सामान्य एवं विधानों के अभिप्रेरणा के संबंध में अपनी अपनी परिभाषा है। सामान्य अर्थों में अभिप्रेरणा एक आंतरिक इच्छा या भावना है जो किसी कर्मचारी को पूरे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए क्या कहती है, उत्प्रेरित यानी प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा की परिभाषा इस साइड देर की अपन इनको पढ़ते हैं। देखो मैंने आपको बता देता हूँ थोड़ा, आंतरिक एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। देखो जब व्यक्ति के मन में आंतरिक सोच होती है कि मुझे ये काम करना है, मुझे अपना ये लक्ष्य हासिल करना है, जैसे आप 12th में पढ़ रहे हो, मुझे 12th में अच्छे मार्क्स बनाने हैं, मुझे ये ज्ञान हासिल करना है, आज वैसा ही दिन का ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये आपकी आंतरिक इच्छा है। एक बाहरी इच्छा आपको बाहर से कहा जाए कि घर वाले ने आपको कहा कि तेरे को पढ़ना है, आज ये पार्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, अगर पार्ट कंप्लीट नहीं किया तो तुझे आज खेलने नहीं देंगे। तो अब ये आप खेलने के लिए
पाठ कंप्लीट कर रहे हो, तो ये बाहरी अभिप्रेरणा है। यानी कि किसी को लोगों के थोपने से, लोगों के हस्तक्षेप के द्वारा आप काम कर रहे हो, तो ये बाहरी अभिप्रेरणा है। यानी कि आपको घर वाला ने कह दिया कि अगर आप 12th में अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो आपको मोटरसाइकिल दिलवाई जाएगी, तो ये बाहरी अभिप्रेरणा है। अब आप पढ़ रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, किस लिए? मोटरसाइकिल के लिए। लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा जब आपकी मन की इच्छा हो कि नहीं मुझे पढ़ना है, अच्छे मार्क्स बनाने हैं, मुझे अच्छी जॉब हासिल करनी है, तो ये आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। अब देखो, अभिप्रेरणा की अगर मैं परिभाषाओं की बात करूँ तो आपको एक विद्वान की बताता हूँ, स्किनर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। इन्होंने कहा था कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। यानी कि इन्होंने कहा था कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। यानी कि लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए अभिप्रेरणा से अच्छा कोई रास्ता नहीं है। यानी किसी व्यक्ति को कुछ सीखना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? अभिप्रेरणा होनी चाहिए, ऐसा कहा था स्किनर ने। इस परिभाषा को आप रफ रजिस्टर में लिख लेना, नोट कर लेना स्किनर की परिभाषा को। इसके अलावा एक विद्वान आए थे क्रेच मोदी ने कहा था कि अभिप्रेरणा क्यों का जवाब देती है। किसका? अभिप्रेरणा क्यों का जवाब देती है। अभिप्रेरणा क्यों का जवाब देती है। कौन जवाब देती है क्यों का? अभिप्रेरणा। किसने कहा था ऐसा? क्रेच ने कहा था। क्योंकि आप मोटिवेशन होके जो भी काम करेंगे, आप मोटिवेशन, किसी काम को आप क्यों करते हो? जब आपको क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। यानी आप अभिप्रेत होकर काम करते हैं। जैसे आपको पढ़ना है, इसके पीछे आप क्या हो? अभिप्रेत हो सकता है आपको घर वाले ने अभिप्रेत किया हो सकता है आपकी आंतरिक इच्छा हो सकता है आपके विद्यालय के द्वारा अभिप्रेत किया गया हो, यानी किसी माध्यम के द्वारा आपको अभिप्रेत किया गया है। अब देखो, कुछ परिभाषाएं जो पुस्तक में दे रखी है उनका अध्ययन करते हैं। स्टैनले वेल्स के अनुसार कोई भी ऐसी भावना या इच्छा जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि व्यक्ति कार्य करने को प्रेरित हो जाए, उसे अपन क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। यानी कि इच्छा, भावना, संवेग, आपकी लालसाएं, ठीक है, ये सब जो भी व्यक्ति की इच्छा इस प्रकार से परिवर्तित हो जाए कि वो कार्य करने के लिए क्या हो? आतुर हो जाए, प्रेरित हो जाए, उसे अपन क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको इस कार्य को करना है, मैंने कहा कि आपको, मान लो, एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, नकारात्मक अभिप्रेरणा। मैंने आपको कहा कि आपको छत से कूदना है, आप बोले नहीं कूदेंगे, छत से कूदेंगे तो हमारी हड्डियाँ टूट जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि आप छत से कूदो, छत से कूदने से कुछ नहीं होता, मैं भी छत से 4 बार कूदा हूँ, कुछ नहीं होता, हाइट 10 फुट हाइट होती है, 10 फुट आम आदमी कूद ही जाता है, और छत से कूदने वाले को मैं 100 रुपये नगद दूंगा। अब आपके अंदर जोश आ गया, आप अभिप्रेत हो गए, यानी आपकी इच्छा को परिवर्तित कर दिया और आप छत से कूद गए। तो यही क्या थी जो मैंने आपको बात बताई? ये मोटिवेशन थी, ऐसा कहा स्टैनले वेल्स ने। कुंटज तथा ओडोनल की, ये भी परिभाषा इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कुंटज ओडोनल की आपको याद करनी है। लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहन करना ही क्या है? अभिप्रेरणा है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है। कई बार आप एड भी देखते होंगे कि तंत्रीकरण, वशीकरण, तो अभिप्रेरणा क्या है? कि वशीकरण ही समझ सकते हैं आप एक तरीके से, यानी कि लोगों को अपने इच्छा के अनुकूल कार्य कराने के लिए उनको प्रोत्साहित कर देना, ये क्या है? अभिप्रेरणा है। जैसे कि आप जैसा चाहते हो, आप मान लो कि संस्था के निदेशक हो, आप चाहते हो कि मैं जैसा चाहूँ वैसा कर्मचारी काम करें, इसके लिए आप कर्मचारियों को क्या कीजिए? प्रोत्साहित कीजिए कि वो आप जैसा चाहें वैसा काम करें। आगे बात करते हैं मैकफार्लेन के अनुसार अभिप्रेरणा मूलतः एक मनोवैज्ञानिक धारणा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वास्तव में कोई वस्तु नहीं होती, ये एदर्शी होती है, क्योंकि इससे किसी प्रकार को सामान नहीं दिया जाता, बल्कि ये एक क्या है, दिमाग में, एक मस्तिष्क में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाता है कि आदमी कार्य करने के लिए आतुर हो जाता है। इसका संबंध किसी कर्मचारी अथवा अधीनस्थ में कार्य कर रही उन शक्तियों से है जो से किसी कार्य को विधिवत तरीके से करने या नहीं करने हेतु प्रेरित करे। देखो, अभिप्रेरणा जरूरी नहीं कि हर बार करने के लिए, अभिप्रेरणा आप किसी कार्य को नहीं करवाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। जैसे कई बार आपको काम करवाने के लिए आप प्रेरित करते हैं, किसी काम को नहीं करवाने के लिए प्रेरित करते हैं, बोले तुझे वो काम नहीं करना है, तू वो काम नहीं करेगा तो मुझे तुझे इनाम दिया जाएगा। तो आप किस लिए अभिप्रेरित कर रहे हो? काम नहीं करवाने के लिए। जैसे कि आप छोटे थे और जब आपके माता पिता घर से बाहर जाते थे तो आपको कहते थे कि तुम घर से बाहर मत निकलना, यानी काम नहीं करना, यानी घर से बाहर मत निकलना, और अगर घर से बाहर नहीं निकलेगा तो मैं वापस आके तुझे ना, वापस आते समय तेरे लिए आइसक्रीम लेके आएंगे। अब देखो ये क्या है? ये देखो, अभिप्रेरणा आइसक्रीम है,
और इसके लिए आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये कार्य नहीं करने हेतु प्रेरित भी करती है और कार्य करने हेतु भी प्रेरित करती है। विलियम जी स्कॉट के अनुसार देखो, अभिप्रेरणा का तात्पर्य लोगों को इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करने की प्रक्रिया से है। इसके अलावा बात करें विलियम गिलविक की परिभाषा, अभिप्रेरणा वह आंतरिक स्थिति है जो मानवीय व्यवहार को अर्जित, प्रभावित एवं क्रियाशील रखती है। देखो अभिप्रेरणा, ये बहुत अच्छी बात है, अभिप्रेरणा क्रियाशील रखती है। यदि आदमी परमानेंट हमेशा मोटिवेट रहता है तो आदमी हमेशा एक्टिव रहता है और क्रियाशील रहता है, कार्य करते हुए रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है, अभिप्रेरणा है, उसके मस्तिष्क में अभिप्रेरणा है, वो क्या है, अब वो अभिप्रेत व्यक्ति है। आपने कई बार सुना होगा कि मैंने आपको कई बार ऐसे ही जब पढ़ा रहा था अभिप्रेरणा के बारे में बताया भी होगा कि बिना किसी अभिप्रेरणा के, यानी कि बिना उस व्यक्ति की तत्परता के आप कार्य नहीं करवा सकते। यानी कि अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो एक कथन है कि 100 व्यक्ति मिलकर के घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन पानी पीने के लिए उस घोड़े को बाध्य नहीं कर सकते तब तक घोड़े के पानी पीने की इच्छा नहीं है। यानी कि आप मिलकर के उससे क्या कर सकते हो कि आप उसको किसी जगह भेज सकते हो, लेकिन वो कार्य तभी करेगा जब उसकी आंतरिक इच्छा होगी, उसकी भावना होगी, उसकी लालसा होगी, तभी महत्वाकांक्षा होगी, तभी वो कार्य को करेगा। आप किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आप उसकी शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हो, यानी कि आप उसकी शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हो, उसको प्रेजेंट करवा सकते हो, भाई तुझे यहाँ आना ही होगा, नहीं तो हम आपका वेतन काट लेंगे। तो ये आपकी शारीरिक उपस्थिति तो आपने प्रेजेंट करवा ली, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बाद भी वहाँ आकर के कार्य करें। जब तक उसका मन नहीं है, इच्छा नहीं, वो कार्य नहीं करेगा। तो इस प्रकार उपरोक्त वर्णित परिभाषाओं के अध्ययन से अपन ने स्किनर की परिभाषा मैंने आपको बता दी, क्रेज की महोदय की परिभाषा बता दी, और मैंने आपको ये बताई कुंटेज और ओडोनल। इन 3 परिभाषाओं को विशेष तौर से याद करनी और लिख लिख के याद करनी है कि इस प्रकार उपरोक्त वर्णित परिभाषाओं का अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अभिप्रेरणा प्रबंध का वे महत्वपूर्ण कार्य है जो व्यक्तियों की भावनाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं आदि का अध्ययन कर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करता है, जिससे व्यक्ति कार्य करने को तत्पर होकर संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अपना अधिकतम योगदान क्या करता है, प्रदान करता है। यानी कि एक आदमी कर्मचारी संस्था के संगठन के लक्ष्यों, किसी न किसी संस्था के अपने लक्ष्य पहले से निर्धारित होते हैं। सर्वप्रथम संस्था के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक संगठन के अपने निश्चित उद्देश्य होते हैं, निश्चित लक्ष्य होते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए संस्था में कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, और कर्मचारी मिलकर के उस संस्था के लक्ष्य प्राप्त किस ढंग से करें, वो उसके लिए उनको क्या जरूरी है, अभिप्रेरणा समय समय पर संस्था के द्वारा दी जाती है। तो आज अपन इतना आपने जाना अभिप्रेरणा का अर्थ और अभिप्रेरणा की परिभाषा, और नेक्स्ट वीडियो में अपन जानेंगे अभिप्रेरणा की विशेषताएं और अभिप्रेरणा का महत्व।